आज हम देखेंगे दर्शन शास्त्र। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शन शास्त्र की परिभाषा, दर्शन शास्त्र क्या है, इसको हम देखेंगे। पहले देखते हैं दर्शन शास्त्र क्या है। आपने पढ़ा होगा कहीं न कहीं दर्शन शास्त्र के बारे में, लेकिन जो बीपीएड के लिए है, वो आज हम पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा की फिलॉसफी से हुई। फिलॉसफी है, उसको हम हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। ये जो शब्द है, वो यूनानी भाषा का है। कौन-सी भाषा का है? यूनानी, क्योंकि ये यूनान देश में सबसे पहले दर्शन शास्त्र वहीं से निकल के आया। यानी कि ज़्यादातर जैसे प्लेटो, अरस्तू नाम सुने होंगे आपने, तो वो सबसे पहले कहाँ के थे? वो यूनान देश, ग्रीक यूनान जिसको बोलते हैं, वहाँ के। 2 शब्दों 2 शब्दों यानी फिलोस, जिसका अर्थ होता है लव फ्रेम, सोफिया, जिसका अर्थ होता है विज़डम यानी कि विवेक। तो हमें 2 शब्द याद रखने हैं। तो फिलोस, जिसका अर्थ होता है प्रेम या लव, सोफिया, जिसका अर्थ होता है विज़डम या विवेक या बुद्धि, जिसे हम लव ऑफ विज़डम कहते हैं। लव ऑफ विज़डम का अर्थ हो गया विवेक से प्रेम, यानी कि हम बुद्धि से प्रेम करो, विवेक से प्रेम करो, वही लोग दार्शनिक होंगे। तो दार्शनिक की परिभाषा है, दार्शनिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, वो किससे हुई है? यूनानी भाषा से। नाम क्या होता है? फिलॉसफी। फिलॉसफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस एंड सोफिया। लव, विज़डम, लव ऑफ विज़डम अर्थात विवेक से प्रेम। परंतु आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति विवेक से प्रेम करता है, तो वह दार्शनिक ही होता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है ये, बल्कि इसका आशय है कि विवेक की उपलब्धि, यानी जिसने अपने अंदर विवेक की उपलब्धि प्राप्त कर ली है, वो ही लोग दार्शनिक कहलाए। इसके अंदर आता है परिभाषा, हमने कई बार जैसे प्लेटो, अरस्तू का नाम सुना है, सुकरात का नाम सुना है। दर्शन शास्त्र की जो उत्पत्ति होती है, उसमें हमने सुकरात, अरस्तू, प्लेटो, मैकियावेली, रूसो, कांट, ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं। उन्होंने किसी ने क्या परिभाषा दी है, किसी ने क्या परिभाषा दी है, लेकिन एक सर्वमान्य परिभाषा है कि किन्हीं बुनियादी समस्याओं के व्यापक और स्थायी उत्तर को ढूँढने के लिए निरंतर प्रयत्न द्वारा अपने सिद्धांतों को उचित अर्थ में सत्यता देने के लिए हेतु धारण किए गए इसी ढंग को ही दर्शन कहा जाता है। साधारण भाषा में समझें तो जो दर्शन है, वो किसी न किसी समस्या या किसी न किसी व्यापक जो कोई एक प्रॉब्लम होती है, उसको हम समझते हैं, उसका उत्तर ढूँढने की कोशिश करते हैं और उसको हम लगातार प्रयत्न करते रहते हैं जब तक कि उसका उत्तर नहीं मिल जाता। ऐसे सिद्धांत बन जाते हैं जिनसे उनका उत्तर बन मिला, तो उन्हीं को हम एक अर्थ रूप दे देते हैं, उन्हें हम सत्यता दे देते हैं और वही आगे चल के क्या बन जाते हैं? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत बन जाते हैं, दर्शन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि समस्याओं के समाधान हेतु अपनाए गए सिद्धांतों को, या जो भी हमने उस सिद्धांतों की खोज की, जिस समस्या को हम सुलझा रहे हैं उनके लिए, तो वो धीरे-धीरे क्या हो गए? दर्शन शास्त्र के रूप में डेवलप हो गए। दार्शनिक कौन होते हैं? दार्शनिक वे लोग होते हैं जो कि अपने और औरों के जो अनुभव होते हैं, अब हमने अपने जीवन में जितना अनुभव प्राप्त किया है या हमने दूसरों से सीखा है, दूसरों के अनुभवों से हमने सीखा है, अपने भीतर ज्ञान रूपी अंश को विकसित कर लेते हैं। बहुत से सूझ और समझदारी और विचारशील बातें करते रहते हैं, उनको ही दार्शनिक कहा जाता है। कई-कई लोग होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो अपने आप में क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि ये कैसे हुई, क्यों हुई, ये आज है तो क्यों है, ये यहाँ ही क्यों है, दूसरी जगह क्यों नहीं है। तो वो दार्शनिक विचारधारा होती है, जो समझदारी के साथ-साथ सूझ-बूझ अपने अंदर विचार-विमर्श आते रहते हैं, अपने आप से प्रश्न करते रहते हैं, वही क्या कहलाते हैं लोग? दार्शनिक कहलाते हैं। तो दार्शनिक कौन होते हैं, समझ में आ गया। अभी दार्शनिक के जो दर्शन शास्त्र है, उसमें 4 मुख्य रूप से 4 भाग हैं इसके। सबसे पहला भाग तो देखो आपको आदर्शवाद मिलेगा। मैं बता देता हूँ आपको। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद। ये शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के अंदर हम, क्योंकि हम बीपीएड के लिए, एमपीएड के लिए पढ़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है, तो आदर्शवाद किसके लिए है? शारीरिक शिक्षा में आदर्शवाद का बहुत बड़ा महत्व है। यदि इतिहास के पन्ने या इतिहास के पन्नों की ओर दृष्टिगत किया जाए, तो सारे इतिहास में हमें आदर्शवाद का ही स्वरूप नज़र आता है। यानी कि पूरे इतिहास में हमने जो फ़िलॉसफ़ी है, उसमें आदर्शवाद को हमने ज़्यादा पढ़ाया, महत्व दिया है। आदर्शवाद का संबंध शारीरिक शिक्षा से बहुत गहरा है। इसका संबंध मानव जीवन के कुछ मौलिक प्रश्नों से है। इसमें प्रकृति एवं विज्ञान को अधिक महत्व नहीं दिया गया। तो हमने इसमें क्या देखा कि प्रकृति को नहीं, विज्ञान को नहीं,
इसमें महत्व किसको दिया गया है? तो इसके विपरीत मानवीय अनुभवों के आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया है। किस पे ध्यान दिया गया है? मानवीय अनुभव, यानी कि मानव ने जो अनुभव किया और आध्यात्मिक पक्ष है उसका, उस पे अधिक जोर दिया गया है, ना कि प्रकृति विज्ञान, इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। इसमें सबसे अधिक महत्व विचारों को दिया गया है कि विचार सबसे महत्वपूर्ण है। इस पे विचार क्या-क्या काम करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विचार हमारे सक्षम आदर्श बनकर आते हैं। मतलब आदर्शवाद की बात हो रही है, आदर्श विचारों की बात हो रही है, आदर्श में आइडियलिज्म। यह आदर्श दृढ़ एवं स्थायी होते हैं, इनकी समाप्ति नहीं होती। तो कहने का मतलब है आदर्शवाद में विचारों की सबसे ज़्यादा बात होती है और विचार कभी समाप्त नहीं होते और साधारण अवस्थाओं में परिवर्तित नहीं होते। यानी कि नॉर्मल कंडीशन आती है, स्थिति आती है, अवस्था आती है, उसमें क्या परिवर्तन होते हैं? नहीं होते हैं। इनके कारण ही विश्व को नया रूप मिलता है। वास्तव में आदर्शवाद की उत्पत्ति है वो विचारधारा से हुई है। किससे हुई है? विचारधारा से हुई है। विचारधारा से हुई है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्लेटो, अरस्तु, महान दार्शनिकों ने किया। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक पुकारा जाता है। आदर्शवाद का जनक कौन है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया कि आदर्शवाद का जनक कौन है? प्लेटो। सिद्धांत का ध्येय, इस सिद्धांत का ध्येय सूत्र क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। सभी ने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। ये क्या है इसका ध्येय? सिद्धांत का ध्येय वाक्य या बोलते हैं सिद्धांत का ध्येय वाक्य क्या हुआ? सत्यम शिवम सुंदरम। इसका आरंभ कहाँ से हुआ? इसका आरंभ कहाँ से हुआ? शिक्षा में नींव आदर्शवाद पर ही पड़ी। पुरातन काल में यूनानियों ने, वही आ गया यूनान देश, ग्रीक वाला, यूनानियों ने अपनी शारीरिक शिक्षा की बुनियाद भी सुंदर शरीर, यानी कि इन्होंने भी शरीर पे ज़्यादा ध्यान दिया। सुंदर शरीर जैसे कि आदर्शों पर रखी, यानी कि ब्यूटीफुल बॉडी बनानी है बस। प्लेटो का विचार, प्लेटो का विचार था कि मानव शारीरिक रूप से स्वस्थ, आकर्षक, शक्तिशाली, सुदृढ़, प्रभावशाली होना चाहिए। कालांतर में अरस्तु ने इनके अतिरिक्त बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुणों को भी व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आदर्श माना। यूनानियों का मानना था कि रक्षा के लिए बलिष्ठ शरीर होना आवश्यक है, यानी कि शारीरिक क्षमता पर ज़्यादा जोर दिया, शरीर की शक्ति बढ़ाओ। इतिहास साक्षी है, इस चीज़ का इतिहास साक्षी है कि जन्म के समय प्रत्येक यूनानी बच्चे का उत्तराधिकारी निरीक्षण किया करते थे। यदि वो किसी भी दृष्टि से दुर्बल या विकृत होता तो उसे जीने का अधिकार से वंचित किया जाता था। यानी कि किसकी बात हो रही है? इतिहास के माय क्या लिखा गया है? इतिहास के अंदर लिखा गया है कि यूनान देश ऐसा देश था जहाँ पर उच्च अधिकारी थे, वो निरीक्षण करते थे। जिन-जिन के यहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है, उसमें दुर्बल और विकृति पाई गई, तो उसे एक पहाड़ी था, उस पहाड़ी से फेंक दिया जाता था, अर्थात उसे जीने का अधिकार नहीं था। तो आदर्शवादियों का एक ही आदर्श था, वो था सबल शरीर, सबल जाति। यानी कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सबल शरीर, यानी कि सुंदर शरीर और बलिष्ठ शरीर की बात करी है और उन्हीं की एक जाति बना दी उन्होंने। तो सबल शरीर, सबल जाति। आदर्शवाद की विशेषताएँ भी हैं। क्या-क्या इनकी विशेषताएँ हैं? आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहली कि सारा विश्व एक संपूर्ण इकाई है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को एक विश्व में बाँधने का प्रयास किया, संपूर्ण को। मतलब अलग-अलग बातें नहीं की उन्होंने, पूरे संपूर्ण की बात की है। संपूर्ण यानी सारे विश्व की बात की है। आदर्शवाद के अनुसार मन की प्रकृति में ही अंतिम सत्य छिपा है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को मन ऐसा बना लेना चाहिए कि वह जो काम करे वैसा ही हो और वही सत्य है। तो मन को ही उन्होंने क्या मान दिया? अंतिम सत्य मान दिया। मन की प्रकृति ही अंतिम सत्य है। वही मतलब शरीर को तो एक ही आइडिया दे दिया कि आप तो सिर्फ बलिष्ठ बनो, शक्तिशाली करो, इसको सुंदर बनाओ, ब्यूटीफुल बॉडी, और मन की प्रकृति को अंतिम सत्य बता दिया। आदर्श के द्वारा ऊंचे मूल्य की प्राप्ति, आदर्शवाद के द्वारा ही ऊंचे मूल्य की प्राप्ति करनी है। आध्यात्मिक होने के कारण मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। आध्यात्मिक होने के कारण मनुष्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। आदर्शवाद के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक प्राकृतिक आवश्यकता न होकर आध्यात्मिक आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति व्यक्ति की जो मौलिक प्रकृति है उसको आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तित किया
जाता है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करने में आदर्शवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य उसको निश्चित करने के लिए, जैसे कि शरीर बनाना है, यानी कि हमने बॉडी बनानी है, तो ये शारीरिक शिक्षा में स्वस्थ रहना, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, भावात्मक क्रियाएँ करना, शारीरिक क्रियाएँ करना, ये सभी उद्देश्य तो हैं शारीरिक शिक्षा के, तो उसमें आदर्शवाद का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब दूसरा आता है प्रकृतिवाद। दूसरा क्या आता है? प्रकृतिवाद, जिसमें नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृति की बातें होती हैं। प्रकृतिवाद में सब सिद्धांतों से पुराना है, क्योंकि प्रकृति ही तो सबसे पुरानी है भाई सी, तो प्रकृतिवाद सबसे पुराना हो गया। साधारणतया इसे भौतिकवादी सिद्धांत भी कहती हैं, क्योंकि प्रकृति के अंदर जब चीज़ें हैं, पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ हैं, हम हैं, ये सब भौतिक ही तो हैं। मतलब ये सब मैटर से बनी हुई हैं, मतलब भौतिक चीज़ें हैं, तो मेटलिस्टिक माना गया है इसको। यदि इसे दार्शनिक सिद्धांत कहा जाए, इसे दार्शनिक सिद्धांत कहा जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। ये भी बात सही है कि दार्शनिक सिद्धांत कहना भी गलत नहीं होगा। आदर्शवाद का प्रकृतिवाद में कोई स्थान नहीं है, बल्कि यह उसके विरुद्ध है। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों अपने आप में ही विरुद्ध हैं, अलग हैं। इसके अनुसार मौलिकता ही अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य कौन सा है इसमें? मौलिकता। ये मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो अनिवार्य होते हैं कि हमारे लिए हैं वो। तो वैसे ही मौलिकता, अंतिम सत्य क्या है? मौलिकता है। जैसे आर.वी. पेरी के अनुसार, ये विद्वान हुए आर.वी. पेरी, उनके अनुसार प्रकृतिवाद विज्ञान का दार्शनिक साधारण रूप है। विज्ञान का दार्शनिक साधारण रूप है। यह दर्शन की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करती है। इस मत के अनुयायियों के अनुसार प्रकृति ही सत्य है। मतलब इस मत के जो अनुयायी थे, उन्होंने क्या बताया कि प्रकृति ही सत्य है, और ये हम भी जानते हैं कि प्रकृति जब देने पे आती है तो सब कुछ देती है, और लेने पे आती है तो सारा सब कुछ छीन लेती है। तो वैसे पढ़ा जाए याद करने के लिए, तो प्रकृति सब कुछ मतलब देती भी है, लेती भी है, तो प्रकृति ही सत्य है। हम भी प्रकृति में ही निवास करते हैं, और उसी में वास्तविकता है। रियलिटी यही है। स्थूल प्रकृति ही विश्व का केंद्र है। जो प्रकृति है वही विश्व का केंद्र है। इसके नियमों को परिवर्तित ही किया जा सकता है। प्रकृतिवाद के अनुसार मनुष्य व्यक्ति की ही देन है। प्रकृतिवाद एक ही साथ में नहीं पाया जाता, अपितु इसके मुख्य तीन रूप होते हैं। कौन कौन से मुख्य तीन रूप होते हैं? पहला होता है भौतिक प्रकृतिवाद, भौतिक प्रकृतिवाद। दूसरा है यांत्रिक प्रकृतिवाद, और तीसरा है जैविक प्रकृतिवाद। एक तीसरा है जैविक प्रकृतिवाद। पहले भौतिक प्रकृतिवाद, इसका आधार ब्रह्म प्रकृति से, यानी कि ब्रह्म जो प्रकृति है उससे है। मनुष्य प्रकृति के कारण ही जन्म लेता है और सच्चा एवं पवित्र होता है। सभ्यता के कारण उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जिनमें कुछ उसे बुरे मार्ग पर डालते हैं और कुछ अच्छे मार्ग पर डालते हैं। कहने का मतलब है कि मनुष्य है वो प्रकृति के अंदर ही जन्म लेता है, वो सच्चा व पवित्र होता है। सभ्यताएं ऐसी बन गई हैं, हमारा कल्चर ऐसा है, जिस कारण से कुछ कुछ लोग हैं वो पूरे मार्ग पर चलते हैं, या एक व्यक्ति है वो कुछ अच्छे मार्ग पर भी चलता है और कुछ बुरे मार्ग पर भी चलता है। तो ये मनुष्य के बारे में कहा गया भौतिक प्रकृति, यानी कि फिजिकल नेचुरलिज्म है ही ऐसा। यहाँ पे जन्म लेता है तो सच्चा और पवित्र होता है। सभ्यताएं उसको बिगाड़ देती हैं, सभ्यताएं उसे सुधार सकती हैं। अच्छा मार्ग, गलत मार्ग, ये कैसा है? भौतिक प्रकृतिवाद। यांत्रिक प्रकृतिवाद, इसमें है मैकेनिकल नेचुरलिज्म, जिसमें इसके अनुसार केवल प्रकृति के नियमों के अनुसार ही मनुष्य रूपी यह मशीन चलती है। यानी यहाँ पे मनुष्य को एक मशीन बताया गया है। समस्त सांसारिक ज्ञान वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त किया जाता है। यांत्रिक के अंदर बात करें तो हम विज्ञान की बात करते हैं, यानी मनुष्य एक मशीन की तरह है और खोज करता रहता है। इसकी वैज्ञानिक तरीके से सभी चीज़ों की खोज की है, तो वैज्ञानिक तरीकों से चलता रहता है, जिसमें सांसारिक ज्ञान वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त करता है। जो संसार में ज्ञान है उसको वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त करता है। फिर बात आती है हमारे सामने जैविक प्रकृतिवाद की। जैविक प्रकृतिवाद यानी बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। इसके अनुसार केवल योग्य या अच्छे व्यक्ति ही जीवित रहते हैं। इसके अनुसार योग्य एवं जीवित व्यक्ति ही, मतलब योग्य और अच्छे व्यक्ति ही जीवित रहते हैं। जीवन गतिशील है, परिवर्तित होता रहता है, इसलिए व्यक्ति निरंतर अपने आप को ढालता रहता है। मतलब जो है, बोलते हैं ना कि
प्रकृति में रहना है तो अपने आप को उस समय के अनुसार बदलते रहो या जिस समय जिसकी आवश्यकता है उसी रूप में धारण करते रहो, चलते रहो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए व्यक्ति निरंतर अपने आप को ढालता रहता है। प्रकृतिवाद के अनुसार शारीरिक शिक्षा की सभी क्रियाएँ प्रकृति के अनुरूप ही होनी चाहिए। यानी जो शारीरिक शिक्षा की क्रियाएँ करते हैं वो प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। रूसो को प्रकृतिवाद का प्रतिपादक माना जाता है। रूसो को प्रकृतिवाद का प्रतिपादक या जनक माना जाता है। याद रखने की बात आ गई। रूसो प्रकृतिवाद का प्रतिपादक कौन है? रूसो। अन्य समर्थक लेमार्क, बेकन एवं फोवेल। ये याद रखने की बात है। ये तो समर्थक तो याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं। प्रकृतिवाद पर आधारित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। स्व प्रदर्शन एवं सुरक्षा। स्व प्रदर्शन एवं सुरक्षा मनुष्य के मौलिक प्रवृत्तियों को नेतृत्व है। स्त्रियों की शारीरिक शिक्षा उनकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। जो स्त्रियां हैं उनकी शारीरिक शिक्षा उनकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 किलो व्यक्ति उठा रहा है एक पुरुष तो उसको भी 50 किलो वजन उठाना पड़े, या काम करने में जैसे 24 घंटे के अंदर 1000 ईंट एक मिस्त्री लगाता जो पुरुष है, या एक हेल्पर है वो 1000 ईंटों को कहीं महिला बराबरी करे, ये सी बातें नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति के अस्तित्व वातावरण में क्षमता को कायम रखना ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। खिलाड़ी प्रकृति वातावरण में अच्छी प्रकार सीख सकता है। यानी कि खिलाड़ी वो प्राकृतिक जो वातावरण होता है, उसमें अच्छी प्रकार से सीख सकता है। प्राकृतिक नियम उसे अनुशासन में रहने के लिए विवश कर देते हैं, इसलिए उस पर किसी बाह्य अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। यानी प्रकृति खिलाड़ी को अच्छे से खिलाड़ी बनाती है, और वह अच्छी प्रकार से कब सीख सकता है? जब वह प्रकृति में रहता है, प्राकृतिक वातावरण में रहता है। उसे अनुशासन रहने के लिए विवश कर देती है कौन? प्रकृति। उसे बाह्य अनुशासन या बाह्य जो प्रकृति के अलावा किसी चीज़ से अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। वो प्रकृति में रहेगा, प्राकृतिक वातावरण में रहेगा एक तो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। शारीरिक शिक्षा है वो प्रकृतिवाद का जनक कौन है? सबसे पहले प्रकृतिवाद का जनक रूसो है। प्रकृतिवाद को 3 भागों में बाँटा है, कौन-कौन से? भौतिक प्रकृतिवाद, यांत्रिक प्रकृतिवाद और जैविक प्रकृतिवाद। अभी इन 3 भागों के बाद में आता है हमारे यहाँ यथार्थवाद। तो यथार्थवाद को हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।